ठीक है ना। HCF के प्लेस पे HCF लिख दिया, LCM फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 9 को इधर शिफ्ट करोगे, डिवाइड में चला जाएगा 9, ठीक है, LCM आ जाएगा। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 4 में से कोई 3 चीजें दी होती हैं और आपने एक चीज फाइंड आउट करनी होती है। यही जो कल हमने टॉपिक किया था उसमें से यही एक हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कर दे दो मेरे को पहले जरा, मैंने इंक के लिए दिए थे बाहर ना। ओके स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर है। ये आपको स्टेटमेंट ये याद होनी चाहिए, आपकी बुक में भी दी हुई है, पेज नंबर 8 पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर उसके बाद ये रिलेशन। ओके, चलो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अब मेरे को ये बताओ, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पता है सभी को? क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? जो किसी भी नहीं आते है ना, या जो सिर्फ अपने आप से और उस नंबर से ही डिवाइड होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके हम ऐसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, एंड प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर एंड इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। प्राइम नंबर, numbers which have only 2 factors, one and number itself, ठीक है। जैसे 11 हो गया, 5 हो गया, 31 हो गया, 29 हो गया, ये क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर। आप चेक कर सकते हो, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से, किसी और टेबल में ये नंबर नहीं आते। अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, नंबर which have more than 2 factors, ठीक है, मोर देन 2। 4 हो गया, जैसे 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2 4, 3 फैक्टर्स आ गए ना हमारे पास, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अगर हम किसी भी नंबर का 1 और नंबर के अलावा कोई और फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमारा कंपोजिट नंबर बन जाता है। समझ आई बात? कोई भी नंबर, जैसे आपको मैंने लिख दिया, एक नंबर लिख दिया 1002, है ना, हमें नजर आ गया कि ये इट इज डिविजिबल बाय 2, है ना, तो हम इसको क्या कह देंगे? कंपोजिट नंबर। समझ आ गई बात? कोई भी नंबर जिसका 1 और नंबर के अलावा एक भी हमें फैक्टर मिल जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। और या अगर हम ये कहें कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 501, है ना, हम लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी इसका फैक्टर है, 501 भी इसका फैक्टर है। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो ये क्या बन गया? कंपोजिट नंबर। मतलब किसी भी नंबर को अगर हमने कंपोजिट नंबर बताना है तो हमें उसका एक फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7 × 11 × 13 + 13,
ठीक है, हमने इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो यानी हम इस नंबर का कोई भी एक फैक्टर बता दे, फैक्टर फाइंड आउट कर ले, तो ये कंपोजिट नंबर हमारा हट जाएगा। कंपोजिट नहीं आ रहा, क्यों? क्या आया नंबर? आपने नंबर फाइंड आउट किया है इससे? क्या किया है? हाँ, इसको अगर चलो देखो, एक तो देखो स्टूडेंट्स जिनको ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता ना, वो क्या करते हैं, इस इक्वेशन से नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 13 1001 प्लस 13, है ना? उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका। जिनको अगर पता नहीं है ये क्वेश्चन कैसे करना है, उन्होंने इसका नंबर फाइंड आउट कर लिया 1014, और फिर इसके प्राइम फैक्टर्स बना के दिखा दिए, है ना? और यह बता दिया कि इट इज डिविजिबल बाय 2, नजर आ रहा है सीधा सीधा, तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, और पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये नंबर फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद सीधा लिख दिया इट इज डिविजिबल बाय 2 और 2 इज इट्स फैक्टर, तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, समझ आ गई बात? अब अगर हम वैसे देखें कि हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो तरीका वो हो गया कि अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे ही हमने बोर्ड मार्क्स रूल अप्लाई करके नंबर फाइंड आउट कर लिया, इसका फैक्टर लिख दिया, तो ये कंपोजिट हो गया। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, जहां तक हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है वो हमारी सिंगल टर्म कंसिडर होती है, जहां पे प्लस माइनस साइन आ जाता है वो हमारी सेकेंड टर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 2 टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, तो इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना? अगर हम 13 कॉमन ले पा रहे हैं तो यानी इस नंबर का 13 एक फैक्टर है, कॉमन ले पा रहे हैं जो, तो वो क्या होता है? फैक्टर, तो इसलिए ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, दूसरा तरीका हम ये करते हैं कि हमने 13 कॉमन लिया, अंदर रह गया हमारे पास ये, समझ आई बात? तो दिस मीन्स इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज क्योंकि आप उस तरह से करोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कॉमन लेके शो कर दोगे फैक्टर तो इट इज वेरी इजी और आधा मिनट भी नहीं लगेगा, बिकॉज 13 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जो चीज कॉमन आ गई वो उसका फैक्टर बन गया, और फैक्टर बन गया तो वो क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर। समझ आई बात? आप चाहे ऐसे करो एग्जाम में, चाहे ऐसे करो, 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपको इजी लगता है आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब कि आपने उसका फैक्टर शो करना है। अब बताओ मुझे इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम? सेकेंड तरीका बेटा मैंने क्या कहा कि इस नंबर में हमारी 2 टर्म्स है, जहां तक हमारा मल्टीप्लाई होता है वहां तक हम सिंगल टर्म मानते हैं, और एक हमारी ये टर्म होती है। इन दोनों में 13 सेम है, तो हमने 13 को कॉमन ले लिया, तो या इस अंदर क्या बच गया? 7 इंटू 11, क्योंकि 13 तो बाहर आ गया, उसके प्लेस पे 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। और यहाँ पे भी क्या रह गया? 1, बट ये 1 प्लस में है, तो इसलिए इसको हमें लिखना पड़ेगा। प्लस 1 में फर्क पड़ता है ना, 2 + 1 3, 2 1 2, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अदरवाइज अगर आपको समझ नहीं आता है ऐसे, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो कि जो चीज हमने कॉमन ली उसके प्लेस पे क्या बचेगा? 1, और कॉमन लिया तो वो उसका फैक्टर आ गया, तो दैट मीन्स इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सेकेंड पार्ट भी सेम वे से करेंगे। देखो सेकेंड पार्ट नोट कर लो, 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे दिया होगा। फिर से ये आपकी सिंगल टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 इसका फैक्टर है।
हाँ हाँ बिल्कुल 5 कॉमन ले सकते हो उसमें से, 15 में से 5 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट ये समझ आया, 5 कॉमन आ गया तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. So it is a composite number because 5 is a factor of the given number. ठीक है बात, अब फर्स्ट टाइम आए हो आज? ओके रोहन, ओके अच्छा, आज आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो, तो आप रहते कहाँ हो फिर, इतनी दूर से आए हो? तो फिर कैसे डेली आए, मतलब अगर ऑफलाइन होता है तो आओगे? चलो गुड। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ जी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? क्या नहीं, क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अब स्टूडेंट्स आज मैं ना आपको एक असाइनमेंट भेजूंगी, ठीक है? उसमें क्या होगा, आप सभी ग्रुप में एडिड हो ना HCF LCM की? हाँ नहीं हो, जो A1 ने ग्रुप बनाया हुआ 10th से, तुम नहीं हो? क्यों क्यों तुम्हें ऐड नहीं किया? मैं मैम को बोल दूंगी ऐड कर लेंगे, इसमें काफी स्टूडेंट्स तो एडिड हैं। चलो आई विल टेल मैम को बता दूंगी मैं कि ऐड कर लेंगे जो स्टूडेंट्स नहीं है। तो उस असाइनमेंट में क्या होगा, HCF LCM के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के जो एग्जाम में आते हैं, और HCF LCM की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मतलब आपने पढ़ के डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम HCF निकालेंगे कि LCM निकालेंगे। ठीक है, हाँ मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, तो हम निकालते हैं HCF। स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, ये वर्ड्स हमें मिलते हैं तो हम निकालते हैं LCM। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिचुएशन को समझना पड़ता है, उसका मीनिंग समझना पड़ता है, और फिर हम देखते हैं कि अगर हमें बड़ा नंबर चाहिए तो फिर हम क्या निकालेंगे, LCM। अगर हमें छोटा नंबर चाहिए तो HCF। जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास स्वीट्स हैं, ठीक है, 400 मेरे पास सपोज कैंडीज है, 400 मैंगो कैंडीज हैं और 300 मेरे पास ऑरेंज कैंडीज है। मेरे को उनके इक्वल नंबर के ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बनेंगे? अब जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो नंबर ऑफ कैंडीज से तो कम ही होएगा ना, नंबर ऑफ कैंडीज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम यानी क्या निकालेंगे, HCF। जब हमें कम नंबर चाहिए तो हम HCF निकालेंगे। ठीक है, बुक्स है, बुक्स को मैंने फाइल्स में रखना है, उनके अलग अलग स्टैक्स बनाने हैं। ठीक है, मेरे पास 500 बुक्स हैं मैथ्स की और 600 बुक्स हैं इंग्लिश की। मुझे ऐसे फाइल्स बनाने हैं, उनका स्टैक्स बनाने हैं कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स आए। तो अब नंबर ऑफ बुक्स जो एक स्टैक में होगा वो टोटल बुक से तो कम होगा, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। ठीक है, तो हमें ऐसे भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिर से स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। हाँ पढ़ो इसको और डिसाइड करो। There is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? क्या कहा है कि ये सर्कुलर ट्रैक है, इसमें दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। अब एक जो है उसको इस राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट में वो वापस यहाँ पहुंच गया। अब दूसरे को लग रहे हैं 18 मिनट, तो 18 मिनट में जो पहले वाला पर्सन है वो तो यहाँ पहुंचेगा और जो सेकंड पर्सन है वो यहाँ पहुंचेगा। बट कभी तो ऐसा टाइम आएगा घूमते घूमते कि वो दोनों, क्योंकि एक ही सर्कल के राउंड घूम रहे हैं, कि वो दोनों एक साथ यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है ना, तो ज्यादा टाइम के बाद पहुंचेंगे। अब क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि हमने क्या निकालना है, बट हमने डिसाइड किया कि वो घूम रहे हैं और घूमने के बाद वो पहुंचेंगे दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे।
तो यानी वो टाइम 12 और 18 से तो बड़ा ही होगा, 12 और 18 से बड़ा होगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है बात, बस सीधा सीधा हमने लिखना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना। हाँ एलसीएम बस निकाल के स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिख देनी है, डिसाइड करना है हमने क्या निकालना है और उसके बाद आंसर स्टेटमेंट लिख देनी है। हमने नंबर्स लिए 12 एंड 18, इनका एलसीएम निकाला, किसी भी तरह से निकाल सकते हो, चाहे तो आप टाइम फैक्टराइजेशन से निकाल दो या एक आप ऐसे डिवीजन मेथड भी करते हो ना, दोनों को इकट्ठा लेके ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपने डिसाइड करना है क्या निकालना है। अब एलसीएम हमने अभी निकाला था 12 और 18 का 36 आया था, है ना, मैंने आपको जब एग्जांपल शो किया था। तो दैट मीन हाँ दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ओके, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट में जो फर्स्ट पर्सन है वो 3 राउंड लगा लेगा, क्योंकि 12 मिनट में 1 लगा रहा है, और जो सेकंड पर्सन है वो 2 राउंड लगाएगा। बट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों वापस वहीं पे पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ आई बात? तो इस तरह की मैं कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपको सेंड करूंगी जो आज की वर्कशीट हो, तो आपने डिसाइड करना है क्या निकलेगा और वो निकालना है। समझ आ गया? कुछ क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, पता चल जाएगा, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ऐसे से वर्ड्स मिल जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हमें पता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कौन से होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको कहते हैं इरेशनल। हाँ, तो मेरे को कोई एग्जांपल दो इरेशनल नंबर्स का। 3√2, ओके, वेरी गुड। एनी अदर? 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 को तो हम 0/1, 0/5 लिख सकते हैं ना, तो फिर 0 क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। हाँ, सिंपल सी बात है बेटा, √2, √3, √4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो √4 नहीं है, √5, √6, इवन 6 ऑल्सो। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल होता है। √7, √8, √9 हम सॉल्व कर सकते हैं, √9 3 होता है ना, वो नहीं है। √10 है ना, हाँ, समझ आ गई बात? इन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर्स हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब क्वेश्चन क्या है कि हमने प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये इरेशनल, मींस हम ये प्रूव करेंगे कि इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे कि इन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फिर ये कौन से नंबर हो गए, इरेशनल। समझ आया? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको √2, √3, हमारे पास 3 तरह के नंबर्स हैं जिनकी हमने इरेशनलिटी प्रूव करनी है। एक तो ये जो सिंगल सिंगल है, फिर एक आ जाएंगे ऐसे वाले जिनमें आधा पार्ट विदाउट रूट होगा, आधा पार्ट विद रूट होगा। 5√3, यस, ये भी हो सकता है। 5 - √3 भी हो सकता है, √3/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आधा नंबर विदाउट रूट है और आधा नंबर विद रूट है। और तीसरी तरह के नंबर है जिनमें दोनों में रूट आ गया, हाँ, √2/√3, है ना। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस है हमारे पास जिनको हमने इरेशनल प्रूव करना है। ये वाले सारे एक ही तरह से, एक ही तरीका है सबको सॉल्व करने का,
इनको सॉल्व करने का एक तरीका है, इनको सॉल्व करने का एक तरीका है, यानी 3 डिफरेंट वेज हमने स्टडी करने हैं। 3 ही तरह के पॉसिबल केसेस हैं। सिंगल नंबर, मिक्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल हम इसको बोलते हैं, और ये मिक्स ऑफ इरेशनल। ठीक है बात, इसमें दोनों पार्ट्स इरेशनल है। तो इनको हमने 1 बाय 1 स्टडी करना है, कैसे हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे, कैसे हम इनकी इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो बुक है उसमें क्या है कि हमें पहले 2 टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, थर्ड टाइप का नहीं है, बट थर्ड टाइप का भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तीनों टाइप्स के हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं? प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर वो चाहे √3 आए, √5 आए, आपने सिर्फ चेंज करना है 2 के प्लेस पे 3, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। और ये स्टेप थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे। टॉपिक का नाम है प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी। फर्स्ट टाइप, √2 शो दैट और प्रूव दैट। एग्जाम्पल है आपकी बुक में, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज हमने प्रूव करनी है, मैथ्स में ना बड़ी क्लासेस में जाओगे, मैथ्स पढ़ते हो तो बहुत जगह आपके टीचर्स यूज करेंगे ये वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो चीज हमने प्रूव करनी है हम उससे उल्टा सोचते हैं। हम इसको इरेशनल प्रूव करना है ना, हम सोचेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम इसको रैशनल नंबर लेके काम शुरू करेंगे, और फिर हम ये बात बताएंगे कि जो हमने सोचा वो हमने गलत सोचा था। अब गलत सोचा है तो इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या बनाइए? इरेशनल। तो इस तरीके को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा सोचा हमने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से होगा। चाहे तीनों टाइप में से कोई भी आपसे टाइप पूछी जाए, फर्स्ट स्टेप आपका तीनों में सेम है कि हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब रैशनल है तो यानी हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 इज इक्वल्स टू P/Q। अगर कोई भी नंबर रेशनल है तो दैट मीन्स कि हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो नंबर सिस्टम्स करवाए थे ना, इसीलिए ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, अब क्या होता है? वेयर P and Q आर इंटीजर, यही होती है ना डेफिनेशन हमारी रेशनल नंबर की। Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज हम और कहते हैं कि P and Q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब याद है? को-प्राइम पढ़ा था छोटी क्लासेस में, भूल गए? नहीं, एक तो प्राइम नंबर हो गए, एक होता है को-प्राइम। को-प्राइम मतलब एक दूसरे के लिए प्राइम, कि उनके दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक, चाहे वो नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम 4 और 9 कम है। अगर मैं इनके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, तो ये नंबर क्या हो गए? को-प्राइम नंबर, वो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2/3, ये रैशनल नंबर है। अब 4/6, ये भी रैशनल नंबर है, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 2, इनके बीच में कॉमन नहीं है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये भी सेम आ जाएगा।
तो हमने कौन से वाला नंबर चूज किया है? ये वाला नंबर, क्योंकि है तो सेम ही चीज। 2/3 एंड 4/6 दे आर सेम। 3 में से 2 पार्ट लो, किसी चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 2 पार्ट ले लो, या 6 पार्ट में डिवाइड करके 4 पार्ट ले लो, इट इज सेम ओनली, है ना। तो इसलिए हमने कौन सी वाली फॉर्म यूज की? ये वाली, जिसमें हम कहते हैं P and Q आर को-प्राइम। समझ आई बात? यहीं से हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। ये जो को-प्राइम वाला हमने सेंटेंस यूज किया, यहीं से हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। तो पहला स्टेप सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा, चाहे आपका कोई भी टाइप आपको प्रूव करने के लिए कही जाए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आपको याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात मैं बता रही हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √2 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया। अब हम P स्क्वायर को लिख रहे हैं 2 इंटू सम नंबर, ठीक है। जैसे अगर मैं 18 को लिखती हूँ 2 इंटू 9, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18 एंड 9 इज अ फैक्टर ऑफ 18। सेम वे मैं क्या लिख रही हूँ? 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, दैट मीन 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। अगर वो P स्क्वायर का फैक्टर है तो वो P का भी फैक्टर होगा। अगर कोई नंबर 16 का फैक्टर है तो वो 4 का भी फैक्टर होगा, ठीक है। दिस मीन्स 2 is a factor of P square and P also. Yes. ठीक है, कि अगर हम किसी नंबर को 2 इंटू सम नंबर लिख रहे हैं तो इट मीन्स 2 is a factor of that number as well as उसका जो विदाउट स्क्वायर नंबर है उसका भी फैक्टर है। और ये आप लिख सकते हो 2 डिवाइड P स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो 2। हाँ, किसका? कॉन्ट्राडिक्शन में, ठीक है। हाँ ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि अगर 2P का फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 2 इंटू सम नंबर। वो नंबर मैंने M ले लिया, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो P के प्लेस पे, पुट इन 1। 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू M स्क्वायर। 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4M स्क्वायर। ये 2 और 4 कैंसल हो जाएंगे, हमारे पास आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2M स्क्वायर। यानी अब Q स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 2 इंटू सम नंबर, so this means 2 is a factor of Q स्क्वायर एंड Q स्क्वायर का फैक्टर है तो Q का भी फैक्टर हो गया। तो पहले हमने कहा 2P का फैक्टर है, अब हम कह रहे हैं 2Q का फैक्टर है, तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब कि ये को प्राइम नहीं है, तो ये हो गई हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, गलत हो गया। तो इसका मतलब √2 क्या है? इरेशनल नंबर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। स्टेप्स लर्न करने हैं इसके आपको, जैसे आप ये साइंस सोशल के क्वेश्चन लर्न करते हो ना, वैसे मैथ में ये वाला पार्ट आपको लर्न करना है। इसके बाद हम लिखेंगे दिस मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q square and Q also. So 2 is a common factor of P and Q. हाँ जी, which is a contradiction.
hence root 2 is irrational। हाँ जी बोलो बेटा क्या कह रहे हो, बताओ। हाँ जी 2 is a factor of p square। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, जब वो उसका फैक्टर है 2, किसी भी नंबर का फैक्टर है, जैसे मैंने कहा 2 14 का फैक्टर है, तो 14 को हम 2 इंटू सब नंबर लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 7 आ जाएगा। 18 का कहेंगे तो 2 इंटू 9 आ जाएगा, पर 2 तो हाँ क्या पी की तो बात ही नहीं होती बेटा, पूरा नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आना चाहिए। रैशनल नंबर का मतलब है पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ये ना थोड़ा सा बिल्कुल थ्योरी वाला पार्ट है जो आपको लर्न करना है। इसके स्टेप्स आपको लर्न करने हैं, जैसे आप साइंस के क्वेश्चन लर्न करते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन लर्न करते हो ना, वैसे इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। अब आपसे अगर रूट 3 पूछा जाता है तो 2 के प्लेस पे 3 लिख के कर दोगे। 5 पूछा जाता है तो 2 के प्लेस पे 5 लिख के। ठीक है, इसको नोट करो प्लीज। ये स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम, समझ आ रहा है, पता चल रहा है? भाविक, काया, श्रिया एंड सिया 4 स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन है। नो मैम। इसको नहीं पता? नो मैम। क्या किसने बोला? प्लीज टेल योर नेम। मैम श्रेया। श्रेया, आपको नहीं पता चला? भाविक? यस मैम, मी टू। आपको भी नहीं पता चला? ओके, क्या नहीं पता चला आपको, मेरे को ये बताओगे? आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया, या बीच में कुछ कुछ नहीं पता चला, कुछ पता चला? मैम ये p इक्वल्स टू 2 इंटू m। ओके, यहाँ पे आपको आके प्रॉब्लम हुई। ओके भाविक? एंड p इक्वल्स टू 2 into m। मैम बीच वाली में यहीं पे प्रॉब्लम हुई। ओके, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उनको कोई प्रॉब्लम? हाँ जी आदिल बताओ। हाँ, अब अगर 2 फैक्टर है तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर आ गया, तो वो कोप्राइम नहीं है ना। कोप्राइम का मतलब क्या है कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। हमने कॉमन फैक्टर ले लिया तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन है। यस जानू? ओके, यहीं पे सबको प्रॉब्लम आ रही है। ओके आदिल, आपने बोला कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। आपको रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में मालूम है? हाँ ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते, है ना। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि रूट 2 को हमने इरेशनल नंबर प्रूव कर, ठीक है। तो हमने कैसे स्टार्ट किया? हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया और हमने कहा कि हम इसको एक रेशनल नंबर मानेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साथ में हमने कंडीशंस क्या लगा दी? p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर। q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता, और साथ में p एंड q जो है वो कोप्राइम भी होने चाहिए। ये हमने कंडीशंस लगा दी कि ये तीनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे हैं। अब इन तीनों कंडीशंस में से अगर एक भी गलत हो जाती है, हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन को, अगर एक भी चीज हमें गलत मिल जाती है तो यानी जो हमने ये सोचा वो हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये कह रही हूँ मैं। तो गलत हो गया तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। अगर ये रेशनल नहीं है तो ये क्या है? इररेशनल। तो ये तो है हमारा मेथड जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इररेशनल प्रूव करने के। ये बात समझ में आई? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पे अटेंशन, सुन लो पहले, फिर नोट डाउन कर लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगी नोट डाउन करने के लिए। तो हमने पहला स्टेप तो लिख लिया कि हमने इसको ये रेशनल मान लिया, और रेशनल मान लिया तो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers, q is not equals to 0 and p and q are co-prime।
अब हमने कहा स्क्वायर रूट हटाना है, हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, 2 आ गया, इधर बन गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए क्यू स्क्वायर को, तो ये आ गया हमारे पास 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछ रही हूँ कि जैसे मेरे पास एक नंबर है 18 हो गया, 14 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये नंबर है। अब इनको मैं लिख सकती हूँ 2 × 9, लिख सकती हूँ ना। अगर मैं किसी नंबर को 2 × कुछ लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये जो 2 लिख रही हूँ मैं, ये इसका फैक्टर है, या हम ऐसे कह दे 2 / 12 कह सकते हैं ना। तो वही चीज जब मैंने लिखा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख लो। अगर आपको फैक्टर नहीं समझ आता तो आप लिख लो दिस मीन्स 2 / पी स्क्वायर। 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एंड पी ऑल्सो। अब कोई नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसको 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे 14 है, 14 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो कोई और नंबर आ जाएगा साथ में इनटू सम नंबर। तो वो नंबर मैंने ले लिया m, कुछ भी ले सकते हो, a b c d कुछ भी लिख सकते हो, x y z कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कि अगर p को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p को हम लिख सकते हैं 2 × सम नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमें नहीं पता, इन जनरल लिख रहे हैं हम। वो नंबर हमारा 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल हमने उसको लिख दिया m। ये है m का मतलब, ठीक है, क्योंकि हमें p की वैल्यू नहीं पता है, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेम वे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं p के प्लेस पे, 2q स्क्वायर एज इट इज, p के प्लेस पे 2 × m और स्क्वायर कर दिया। 2 × m का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर बन गया, और 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब हम q स्क्वायर को लिख रहे हैं 2 × सम नंबर, तो इसका मतलब 2 / q स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर डिवाइड कर रहा है वो p को भी कर रहा है, q को भी कर रहा है, तो वो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब कि ये कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम नहीं है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो ये क्या हो गया, इररेशनल। ओके, थोड़ा थोड़ा समझोगे और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लर्न करोगे, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये नोट कर लो, से कंप्लीट कर लो इसको। जिन्होंने कर लिया है और √5 का लिख के देखो। आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शो दैट √5 इज इररेशनल। सेम स्टेप पे लिखेंगे। हाँ जी बेटा श्रेया, पता चला 2 × m। भाविक कैसे लिखना है? Yes, ma'am. भाविक 2 × m हमने क्यों, ओके 2 × m क्यों लिखा? आई होप इट इज क्लियर टू यू। हो गया √5। √5 लिख के देखो, √5 इज इररेशनल। शो दैट √5 इज इररेशनल। सेम लाइन पे लिखेंगे हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ओके, ठीक है, लिखे इस रैशनल लिख दो ना बेटा, वो लाइन, हाँ इस रैशनल नंबर, ठीक है। तो दैट मीन, अच्छा ये तो आपने इररेशनल की डेफिनेशन लिखी थी, हाँ तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए लिखना है वो, that √5 be a rational number। ओके, तो √5 ये लिखना है, p and q। इसके बिना तो कंडीशंस कंप्लीट ही नहीं होंगी, हम कॉन्ट्राडिक्शन कैसे निकालेंगे।
ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तुम्हें कौन सा चैप्टर चल रहा है? 5 ही चल रहा है। आपके भी 5 ही चल रहा है? आप कौन सा चल रहा है? वर्कशीट 30। ओके, तुम्हारा असाइनमेंट। आज आपके स्कूल में क्या चल रहा है? अभी स्टार्टिंग नहीं हुई। अभी आपका आईडी नहीं बना है। रोहन, आपके स्कूल में सेम ही है। अंकित 2 चलिए, 2 समझ आ गया? क्लियर है 2? हाँ जी स्टूडेंट, रूट 5 हो गया। अब हम सेकंड टाइप करेंगे, ठीक है? रूट 2, रूट 3, रूट 5, 3 क्वेश्चन है आपकी बुक में। सेम स्टेप से हमें लिखनी है। रूट 2 के प्लेस पे रूट 3 और रूट 5 जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर हमें रूट 5 का आ जाता है तो हमने यहाँ पे रूट 5 से स्टार्ट कर देना, फिर हमारा 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लर्न करने वाला क्वेश्चन है। स्टेप लर्न कर कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट टाइप इज कंपैरेटिवली इजी। एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे हम, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद ट्राई करोगे। एग्जाम्पल 10 करेंगे, इसके बाद इसमें स्क्वायरिंग नहीं करते। अभी बताती हूँ, ये इजी है कंपैरेटिवली, इसके स्टेप्स इजी हैं। जब हमारा टोटल पूरा ही नंबर इरेशनल होता है, दोनों के ऊपर रूट होता है या पूरे ही नंबर के ऊपर रूट, तब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड से करते हैं। जब हमारा आधा नंबर रैशनल है, आधा इरेशनल है, तब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करते। कैसे करते हैं मैं अभी बताती हूँ। स्टूडेंट्स, बिकॉज विल ट्राई कि ऑफलाइन क्लासेस चलती रही, बट पता नहीं चलता है, कभी भी बंद हो सकती है, आपको भी पता है सिचुएशन का। तो इसलिए कोशिश करो ऑफलाइन क्लासेस में जब आप आते हो तो जितना भी आपको मैक्सिमम अपने डाउट्स क्लियर करने हैं वो करो। और ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है, ध्यान दोगे तो वहां भी समझ आता ही है, बस आपको अटेंटिव होने की जरूरत होती है। ये फर्क हो जाता है। क्लास में तो हम आके बैठ गए ना, तो फिर हमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है, बट घर पे होते हैं तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती है, तो अटेंशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है ना? हाँ, यही फर्क है। इसलिए तो फिर वो स्कूल जाते हैं ना, कि वहां पे स्कूल पहुंच गए तो फिर घर में जो मर्जी होता है। हमने स्कूल में अपना काम करना, चाहे लड़ाई करे, चाहे बड़े ही, चाहे बातें करें। एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट 5 minus √2 √3 इज इरेशनल। ठीक है, अब ये सेकंड टाइप हो गई हमारी। इसमें हमारे पास आधा नंबर ऐसा है जिसके ऊपर रूट नहीं है और आधा नंबर ऐसा है जिसके ऊपर रूट है। अब इसको कैसे करेंगे? पहला स्टेप हमारा सेम हो, लेट 5 minus √3 इज अ रेशनल नंबर। सेम थिंग लिखनी है हमने। दिस मीन्स 5 minus √3 can be written as P upon Q, where P and Q are integers. Q is not equal to 0. P and Q are co-plus. कोई तीनों कंडीशन लिखनी ही लिखनी है। जब भी रेशनल एग्ज्यूम करना है तो वही P and Q are integers, Q is not equal to 0 and P and Q are co-plus. अब इस केस में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप, जो कि यहाँ पे था हमारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड नहीं करना, हमने जो ये नंबर विदाउट रूट है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना। क्या करेंगे इस वाले में? कि विदाउट रूट वाला नंबर, यानी यहाँ पे 5 है, 5 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास?
+5 आएगा, क्यों -5 नहीं आएगा जब उधर शिफ्ट करेंगे? 5 तो पॉजिटिव है ना, √3 नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव नहीं आएगा ये, ठीक है ना। ये माइनस तो √3 के साथ है, ये तो यही रहा, इसको तो हमने शिफ्ट नहीं किया, 5 को शिफ्ट किया, तो 5 उधर जाके क्या बन गया? नेगेटिव। अब नेगेटिव बन गया, अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, Q इज द एलसीएम, और इसको हम लिख सकते हैं P - 5Q, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अब ये माइनस साइन भी हमने इधर से रिमूव करना है, तो माइनस साइन को रिमूव करना है तो हमें सभी टर्म्स के साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना, ऐसे करेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा? √3 इज इक्वल टू -P + 5Q। सबको एक किस्म से हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन है ना, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 बन गया, इसको किया -P, इसको किया +5Q, ठीक है। अब P और Q क्या थे? क्या थे P और Q? इंटीजर। अब -P + 5Q क्या आएगा? इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इंटीजर को प्लस माइनस करें तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना बात। हाँ, तो यानी ये हमारा ऊपर वाली वैल्यू जो है वो इंटीजर है और नीचे वाली वैल्यू भी इंटीजर है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं इंटीजर अपॉन इंटीजर। कुछ भी नंबर आए बट दैट विल बी एन इंटीजर। अब इंटीजर अपॉन इंटीजर का मतलब √3 क्या बन गया? एक रेशनल नंबर, बट हमें पहले से ही पता है √3 क्या होता है? इरेशनल। तो इसका मतलब हम गलत है। इंटीजर अपॉन इंटीजर का मतलब अ रेशनल नंबर, बट √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अभी हमने पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या है? इरेशनल। इसका मतलब √3 भी क्या है? इरेशनल। इरेशनल है तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। फिर हम कह रहे हैं एक तरफ इधर कह रहे हैं इरेशनल, इधर कह रहे हैं रेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो है 5 - √3 इज इरेशनल। ये कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश होता है। समझ आई बात? हाँ, ये 3 मार्क्स का होता है, चाहे सिंगल नंबर आए, चाहे डबल आए, चाहे वो अभी मैं जो एक टाइप और कराऊंगी जो आपकी बुक में नहीं है, 3 मार्क्स, ठीक है। चलो अभी अब बुक का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लो और बुक में से क्वेश्चन नंबर 2 को लिखने की कोशिश करो। वो है 3 + 2 √5। आदिल नोट करा करो बेटा, लिखोगे नहीं। ये वाला भी कर लिया, ओके। नेक्स्ट लिखने की कोशिश करो क्योंकि मैथ तो बिना लिखे नहीं आ सकता ना। क्वेश्चन नंबर 2 करो। 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये है हमारा बुक का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर समझना है क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये आपने मेरे ख्याल अटेंड नहीं की थी वाली क्लासेस तो अटेंड ये नहीं की थी, ये जिस दिन मैंने ये वाले क्वेश्चन कराए। चलो मैं क्लास के बाद बता दूं। अच्छा, ये मैंने आपको वो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके सिखाया था तो चलो मैं क्लास के बाद बता दूं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हाँ, बेटा हमने ये माइनस इधर से हटाना है,
है ना। पहले तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया है ना, तो ये आ गया 3 - 5। अब हम सिंगल नंबर के साथ माइनस साइन नहीं रखना, अब माइनस नहीं रखना है तो हमें यहाँ से माइनस हटाना है। हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई, लिखना नहीं है, हमने मन में सोचा। अब हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये √3 बन गया, t को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 बन गया, -5 को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बन गया। ऐसे ये चीज हमने अपने माइंड में सोचना है। माइनस रिमूव करने के लिए क्या किया हमने, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्लियर, नहीं पता चलो किया क्यों, इस माइनस को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस साइन बनाना है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसलिए माइनस है, उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई। अब अगर लेफ्ट साइड को कर रहे हैं तो राइट साइड को भी तो करना पड़ेगा ना, तो घर में 2 ब्रदर्स हैं, एक को चीज तो दूसरा भी तो मांगता है ना, वही चीज है इक्वेशन। अगर इस साइड कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है, इधर करा तो ये -3 बन गया और ये +5 है, माइनस, ठीक है। चलो से तो एग्जांपल तो कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 करो, एक्सरसाइज 1.3 का। हो गया, वेरी गुड। 2 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, ये है ना जो हाँ सारा शिफ्ट करना है, जो भी विदाउट रूट है पूरा शिफ्ट करना है, हाँ ये भी करना है, क्योंकि ये भी विदाउट रूट है ना। क्या है -3 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, 2 हाँ नीचे जाएगा, 2 बनेगा, समझिए। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 का। शो दैट 3 + 2 √5 is irrational number। वही हमने स्टार्ट किया, लेट इज अ रैशनल, ठीक है। पहला स्टेप तो सभी में सेम है, P/Q, ये मेंशन करना जरूरी है, यस P and Q आर इंटीजर, क्योंकि यहीं से हमारी कॉन्ट्राडिक्शन बननी है। Q is not equal to 0, P and Q are co-prime, ओके, तीनों कंडीशन मेंशन करते हैं। अब हमने शिफ्ट करना है, 3 को शिफ्ट करेंगे, उधर जाके क्या बन जाएगा, -5। 2 को शिफ्ट करेंगे तो 2 फिर नीचे चला जाएगा, 1 by 1 शिफ्ट करेंगे, पहले 3 को शिफ्ट करना है, तो 2 √5 is equal to P/Q - एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब इस 2 को भी शिफ्ट करना है, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, √5 is equal to, ठीक है। अब P and Q are इंटीजर, तो P - 3Q is also an integer, 2Q is also an integer, integer upon integer means a rational number, but we know √5 is irrational, so it is a contradiction, ठीक है। but √5 is irrational, which is a contradiction, and proved or held, and 3 + 2 √5 is an irrational number, ओके। ये वाला पार्ट इजी है, पहले वाला पार्ट थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, लर्न करोगे ना वो भी फिर इजी लगने लगेगा, 2-4 बार लिख लोगे
फिर इजी लगेगा वो भी। बल्कि ज्यादा कुछ है ही नहीं, एक ही टाइप के क्वेश्चन उसी तरह से लिखना है सारे पार्ट को। मैथ में तो ऐसा बहुत कम होता है कि सेम टाइप से आंसर मिले आपको, नहीं तो हर क्वेश्चन का आंसर अलग होता है। चलो अब इसके बाद थर्ड भी कर लेते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ 1/√2, ये तो आपको सेम वैसे ही करना पड़ेगा जैसे √2 करा था। सिंगल नंबर है ना, सिंगल नंबर है तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने √2 का किया था। लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके करना पड़ेगा इसको। हाँ कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 1/√2, तो इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड से करेंगे। ये स्टूडेंट सब बताओ, अब आपको क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट भवित, काया, प्रिया, ओके भवित, इज इट क्लियर? भवित आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। क्वेश्चन 3 1/√2 है फर्स्ट पार्ट, उसको लिखेंगे। Can I erase it? क्वेश्चन 3 बेटा, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी बिल्कुल वैसे ही होएगा ये सेम। अब देखो फिर से दोबारा फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन आ गया, जिसको नहीं पता चला फिर से देख सकता है। 1/√2 को करना है, वैसे स्टार्ट किया हमने। लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, so this means 1/√2 can be written as P upon Q, where P and Q are integers. Q is not equals to 0. P and Q are co-prime. ठीक है, पहला स्टेप। आई होप कि ये तो अब सबको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको कैसे शुरू करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 1/2 बन गया। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2p स्क्वायर, तो मीन 2 डिवाइड q स्क्वायर। ठीक है, दिस मीन्स 2 डिवाइड q स्क्वायर एंड q ऑल्सो। अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू सम नंबर। ठीक है, वही स्टेप्स हमारे। 2 इंटू m ले लिया, अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो q के प्लेस पे। 2 इंटू m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, कैंसल हो गया 2 and 4। दिस मीन्स 2 डिवाइड p स्क्वायर। जब p स्क्वायर को लिखा है 2 इंटू सम नंबर, तो 2 डिवाइड p स्क्वायर एंड p ऑल्सो। सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। Which is a contradiction? Hence 1/√2 is an
इरेशनल नंबर। ओके, अब सेकंड और थर्ड पार्ट में से कोई भी एक अपने आप लिख के दिखाओगे, जो आपको लगता है कि आप इजीली लिख सकते हो। कोई भी एक पार्ट, आपकी मर्जी है। सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक पार्ट अपने आप लिख के मेरे को चेक कराओगे, ये नोट कर लो और उसके बाद लिखोगे। और जिसको नहीं समझ आ रहा है अभी भी पूछ लो, ठीक है? फिर से समझा दो। हाँ, ये बेटा ये हमने लिखा Q इक्वल टू 2 इंटू एम, ये Q के प्लेस पे वैल्यू पुट करो, ठीक है? पुट इन 1, यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख लो, इसके बाद यहाँ बीच में पुट इन 1, ठीक है? अब Q के प्लेस पे 2 इंटू एम रख दिया, स्क्वायर है ही है, 2 का स्क्वायर करा 4 बन गया, m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये आ गया 4m स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब इस 2 को अगर हम शिफ्ट करें इधर नीचे तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा? ठीक है, वो शिफ्ट करने की जगह हमने लेफ्ट राइट में ही कैंसिल कर। यश आपको पता चला? हिमांशु थोड़ा बेटा लर्न तो देखो करना पड़ेगा इसको, है ना? हाँ बताओ कहाँ से नहीं पता चला? हाँ बेटा देखो वही मैंने आपको बताया ना, जैसे कोई भी नंबर है 10 है, सिंपल सा नंबर हमारे पास, 10 को अगर हम 2 इंटू 5 लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब 10 2 से डिवाइड हो रहा है ना। वही चीज है कि अगर हम किसी नंबर को Q है, यहाँ पे 10 की जगह Q है, Q को लिख रहे हैं हम 2 इंटू पी स्क्वायर, तो यानी जो 2 है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जैसे 10 को लिखते हैं 2 इंटू 5, तो इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है। वही चीज हम यहाँ पे बात करनी है, बट यहाँ पे पी क्यू की फॉर्म में है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो प्लस है, बिल्कुल इंटीजर अपन इंटीजर आ गया, बिल्कुल सही। रेशनल नंबर आ गया, कौन सा लिखा? 6 प्लस रूट 2, बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, इंटीजर और रेशनल नंबर, बस कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल सही। आपने भी थर्ड लिखा, सबको थर्ड इजी लगा, सेकंड क्यों नहीं इजी लगा? सेकंड तो और ज्यादा इजी है, 7 को सीधा डिवाइड में शिफ्ट कर दोगे, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा इवन। हाँ नहीं कोई बात नहीं, है ना? सेकंड पार्ट तो ज्यादा इजी है, उसमें तो एलसीएम भी नहीं लेना। हाँ एलसीएम लेंगे, पहले तो हम बिना एलसीएम के लिख रहे हैं ना बेटा, तो हमने P/Q माइनस 2 फिर एलसीएम लिया, ओके? अब इसको इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख देंगे, हाँ ठीक है। अब ये इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया, विच इज अ रेशनल, आपका हो गया। अभी थर्ड पार्ट आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जो तीसरी टाइप है, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, है ना? अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं आज, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कह रही थी करवाऊंगी, बुक में नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो तीनों टाइप्स आपकी मिक्स हो जाएंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा किसमें लिखना था। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, फिर वी हैव टाइम, है ना? हाँ 15 मिनट्स है अभी तो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इजी है, वो कर लेते हैं हम। थर्ड तो हो तो गया, थर्ड टाइप इस बेटा मिक्स हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास तक वेट कर लो, उसमें करवा देंगे, है ना? क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि वो तीनों टाइप्स आपकी एक जैसी थी ना, मिक्स हो जाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा किसमें कौन सा लिखना था, क्योंकि जो थर्ड है ना वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें आधा फर्स्ट टाइप का आएगा, आधा सेकंड टाइप का आएगा, इसलिए उसको अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इजी टॉपिक
जो आपने पहले भी किया हुआ है, डेसिमल, हाँ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स में हमारे रेशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। आपको याद हो क्लास 9 में भी करते थे कि रियल नंबर्स में हमारे दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल, इरेशनल। ठीक है, दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। इरेशनल ये वाले होते हैं ऐसे से नंबर, ठीक है, और रैशनल होते हैं 1/2, 1/3 वाले नंबर, ठीक है, P/Q की फॉर्म वाले। अब रेशनल नंबर्स की अगर हम डेसिमल फॉर्म की बात करें तो हमारे पास दो तरह की डेसिमल फॉर्म है। एक होती है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, है ना, रिपीट कर जाती है वो। आफ्टर सम टाइम डिजिट स्टार्ट रिपीटिंग, हाँ बार की फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम, ठीक है। और इरेशनल की सिर्फ एक ही होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, √2, √3, √5 इनको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आती है। अब टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हुआ 1/2, इसको अगर हम डेसिमल में लिखें 0.5 आता है, टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल खत्म ही नहीं होगा कभी, हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, और वो उसमें रिपीट भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अब जिस नंबर की डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है वो तो इरेशनल है, या अगर आपको कोई भी इरेशनल नंबर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि उसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, तो आपने सीधा सीधा लिख देना है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यहाँ पे दो तरह की डेसिमल फॉर्म है, दो तरह की है ना। हमें अब कोई एक नंबर दे दिया और हमसे पूछा गया इसकी फॉर्म कौन सी है, तो फिर हमें दोनों में से चूज करना पड़ेगा कि इसकी टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसके लिए हमने क्लास 9 में भी एक तरीका पढ़ा था शायद, या नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था? नहीं, क्या पढ़ा था इसमें कि जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q है, इसका तरीका क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q का मतलब डिनोमिनेटर, P/Q होता है ना। अगर मैं P लिख रही हूँ इसका मतलब मैं ऊपर वाले नंबर की बात कर रही हूँ फ्रैक्शन में, Q लिख रही हूँ नीचे वाले। कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर 2m into 5m। कि अगर हम पढ़ा था, अगर हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाए और उसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं तब वो होएगा टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 नहीं आ रहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q is not equal to, ठीक है। अब इसको आप देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, कैसे। इसमें एग्जाम्पल तो है ही नहीं है कोई, एक्सरसाइज 1.4 एग्जाम्पल है, कहाँ है एग्जाम्पल? ये भी थ्योरम है बेटा, ये रूल्स ही है लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं वही रूल्स लिखे हुए हैं वो सारे, ठीक है। वो रूल्स मैंने आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट 13/3125, और हमसे पूछा गया, हमें पता चल रहा है ये कौन सा नंबर है, रैशनल है कि इरेशनल? रैशनल है, और इसकी डेसिमल फॉर्म बतानी है हमने कैसी होगी, विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवाइड करें, ठीक है। विदाउट डिवाइडिंग वी हैव टू टेल, तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करें, ठीक है। हाउ वी विल चेक, वी विल डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर है 3125, इसके प्राइम फैक्टर्स करें। आपको तरीका आना चाहिए अप्लाई करना, आपने याद नहीं करना है कुछ भी। 625 कैसे होगा? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 5 1 का 5, तो ये हमारा आ गया 5 रेज़ टू पावर 5। अगर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स करे तो क्या आ गया 5 रेज़ टू पावर 5। तो हमने क्या कहा था, या तो अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए या दोनों आ जाए, सिर्फ 2 नंबर, तब तो ये होएगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या होएगा फिर टर्मिनेटिंग। अब फिर हमसे पूछा जाता है कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको एक रैशनल नंबर दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो जो मैक्सिमम पावर आएगी 2 और 5 में से जिस भी नंबर की पावर ज्यादा होगी उतने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे तो एक ही नंबर है, पावर 5 है, तो मीन इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 5 प्लेसेस, पावर के इक्वल। ओके, पावर के 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करोगे, देखो कितनी लंबी डिवीजन हो जाएगी। तो ये हमने प्राइम फैक्टर से फाइंड आउट करना है, ये आप नोट कर लो, ये आपको पता होने चाहिए रूल। क्या करोगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसमें सिर्फ 2 या 5 या दोनों आ रहे हैं, सिर्फ यही नंबर आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, जितनी मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब मेरे को सेकंड वाला पार्ट जरा इसका करके दिखाओगे। 2 क्यूब ओरल है, 8 है ना, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस 3 प्लेस। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद करो आगे पार्ट। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर वो कैंसिल हो रहे हैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो उनको पहले कैंसिल करना है। ओके, ये चीज भी ध्यान रखनी होती है, पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम। नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना, पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम। 91 7 13 7 का 91 होता है ना। ये स्टूडेंट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का पता चला ऑनलाइन में जो है स्टूडेंट। Yes, ma'am. ओके काया गुड, Yes, ma'am. ओके श्रेया यस, भवित भवित पता चल रहा है बेटा। Yes, ma'am. ओके, तो ये सारे पार्ट्स एक बार ट्राई करोगे, बस ये ध्यान रखना है पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम। स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक सारे इंटरलिंक्ड होते हैं मैथ्स में। को प्राइम का मतलब देखो, आज हमने क्लास 9 से शुरू की थी को प्राइम से, और वो यहाँ पे भी ध्यान रखना है। हाँ 7 से हो जाता है 91, 13 7 का 91 होता है। ओके, हाँ तो थर्ड वाला पार्ट क्या आया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना, ये नोट कर लो स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ कुछ और पार्ट। ये रूल्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल्स मैंने आपको सिंपल वेज में फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख के दिखाया है, थ्योरम की फॉर्म में आपकी बुक में दिया हुआ है। फोर्थ भी टर्मिनेटिंग है, फोर्थ पहले कैंसिल हो रहा है, कैंसिल किया था हाँ 3/320, उसके बाद फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितने प्लेसेस के बाद 5 2 रेज़ टू पावर 5 आ रहा है ना, फिर 5 में मैक्सिमम पावर। हाँ जी बेटा, 2 और 5 भी तो आ रही है क्या अभी टर्मिनेटिंग।
2 और 5 में तो टर्मिनेटिंग कितने प्लेसेस के बाद 5 हमने एक ही नंबर की मैक्सिमम पावर देखी है। 2 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है ना, गलत कर दिया 5 टाइम्स आएगा, ये तो 5 आ रहा है ना, इसको थोड़ा ना हाँ 6 ही आएगा, ठीक है। वन जो 6 आएगा, 2 6 टाइम्स आ रहा है, हाँ 6 टाइम्स, ठीक है ठीक है। तो स्टूडेंट चलो इसको लर्न करना, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया, कुछ को अभी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर हम